अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान हुकूमत गिराने के लिए दोबारा लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं। उनका हुकूमत अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया 6 दिन का अल्टीमेटम आज खत्म हो गया है और आज इमरान खान का तो कोई नया ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन आज हुकूमत ने इमरान खान और महमूद खान के हालिया बयानात पर कार्रवाई का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च में असलहा होने के एतराफ़ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज़ बयानात का नोटिस ले लिया है और फैसला किया है कि काबीना की एक कमेटी इमरान खान और महमूद खान के बयानात का जायजा लेकर आइंदा के लाए अमल से आगाह करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें कमरुज़्ज़मा कायरा, अयाज सादिक, असद महमूद और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शामिल हैं। काबीना इजलास के बाद राना सनाउल्लाह ने आज कहा कि 25 मई का लॉन्ग मार्च सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि रियासत मुखालिफ साजिश थी। ये सियासी बयानिया नहीं, मुजरिमाना अमल है। इनके लोग गोली चलाने के इरादे से आए थे। ये फितना और फसाद मार्च था। काबीना में तजवीज़ रखी है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इमरान खान ने कल एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि लॉन्ग मार्च में आने वाले उनके हामियों के पास असलहा था, अगर वो वापस ना जाते तो खून खराबा हो जाता। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कल इमरान खान की मौजूदगी में वकला से खिताब करते हुए कहा था कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दें तो मैं खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स लेकर आऊंगा। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने पार्टी अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाने से इनकार कर दिया है और आसिफ जरदारी से किसी भी राब्ते की तरदीद कर दी है। इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं? इमरान खान के करीबी साथी और सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज 31 मई है। इमरान खान साहब ने 6 दिन की जो डेडलाइन दी थी वो भी पूरी हो गई, उनका कोई नया ऐलान नहीं आया। आपने भी कहा था कि इससे पहले अगले इलेक्शन की तारीख आ जाएगी, वो भी नहीं आई। क्या हो रहा है? देखिए, हो तो बहुत कुछ रहा है चिलमन के पीछे, और चिलमन के पीछे जो हैं, अगर सारी दुनिया की कितने मुल्क हैं, 230 से 38, सारे शो पॉलिश के पीछे खड़े हो जाएं, सारे बड़े सगीर पाको इनकी ताकतें इनके साथ आ जाएं, ये हुकूमत नहीं चल सकती। एक वोट की अक्सरियत और रात को फर्द जुर्म लगने वाली और सुबह वज़ीर आज़म बनने वाली, एक बेटे को वज़ीर ख़ारजा बना दिया, दूसरे को वज़ीर मवासलात बना दिया, तीसरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। शाहजेब, आपका भी है तो लगा लें, लूट सेल लगी हुई है। यहाँ कौन पूछ रहा है? जो दुनिया का सबसे बड़ा लोटा है, गोल्डन लोटा, जिसके बारे में कहते हैं जिसका रेट सबसे बड़ा हाई है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। कौन देखेगा आपकी इस असम्बली को? एक कौमी लीडर की ज़रूरत है बहरानों में। पाकिस्तान न्यूक्लियर फोर्स है, ताकत है और दुनिया के अहम तरीन ख़ित्ते में है, और यहाँ जो लोग आप मुतारफ़ करा रहे हैं, आप ले आते एहसन इकबाल को, आप ख्वाजा सफदर के बेटे आसिफ को ले आते, उसको ले आए एहसन इकबाल को। 3.5 साल जिसको चोर, डाकू और गद्दार और सदीक चपड़ासी जो है दुनिया में इतना पॉपुलर किया इमरान खान को, आपने गुस्से में उसको ले आए हैं, और इतना गलत फैसला है कि आप भुगते हैं इसको, और शेख साहब भुगते हैं इसको। और शेख साहब, आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब भी इस वक्त गुस्से में एक्शन कर रहे हैं? वरना हुकूमत, वाकई आप सही कह रहे हैं, इनको बड़ी मुश्किलात हैं, महंगाई का तूफान आने वाला है। बेहतर है पार्लियामेंट में आए, इनको टफ टाइम दें और अपने अगले इलेक्शन की राह हमवार करें। ये ज्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, इमरान खान की हद तक मैं उसके साथ हूं। उसकी पार्टी क्या फैसला करती है ये उसको मालूम है। मेरे साथ उसने बहुत अच्छे 10 साल गुजारे हैं, और इमरान खान आखिरी दिन तक वो ये समझता था कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं आ रहा। जिस दिन MQM गई ना और बाप गई, तो मैं समझ गया कि बाप का बाप जो है ना हमारे साथ नहीं है। मैंने इमरान खान को कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने सबसे पहले अपना घर खाली किया। उसने कहा तूने सुना घर खाली कर दिया? मैंने कहा मैं शेख हूँ। मैंने कहा बाद में जो महंगे किराए पे लूँगा तो बेहतर है मैं सस्ते किराए पे जाके ले लूँ। जब पता लगेगा कि इतने साले वज़ीरों की लाट जो है मकान खाली कर रही है, तो मैं समझ गया कि हम जा रहे हैं। इन लोगों ने 14 मरतबा पाकिस्तान की अजीम और जानसार अफवाज के सिपहसालार और जनरल फैज़ के साथ गैर ज़बानी, मेरे टेलीफोन में मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं आपको सुना सकता हूँ लाइव इसी वक्त, बदज़बानी इस्तेमाल की और जूते चाट के यहां पहुंच गए। इस मुल्क में अदारे भूलते नहीं हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं। और इस वक्त के जो हालात हैं, अभी तो पहली किस्त है 30 रुपए हुजूर। आप ये समझ रहे हैं कि आप यहां स्टाम्प लिखवा के आए हैं? यहां कोई स्टाम्प लिखवा के नहीं आया।
आपने कहा कि मैं फौरन ही समझ गया था कि बाप का बाप हमारे साथ नहीं है। जब बाप ने हमें छोड़ा और एमक्यूएम ने छोड़ा, मैंने जगह खाली कर दी थी। इमरान खान को मगर आखिर वक्त तक लगता था कि अदम एतमाद उसके खिलाफ नहीं कामयाब होगी। क्यों लगता था? क्या ऐसी गारंटी थी कि आपको नजर आ गया था, इमरान खान को नहीं नजर आ रहा था? उसका एतमाद था। मैंने उससे ये बात पूछी, आपका सवाल मैंने उससे पूछा, अभी पूछा 3 दिन कोर कमेटी की मीटिंग में मैं जो गया, तो हालांकि मैं पीटीआई में नहीं हूँ, मेरी अपनी अवामी मुस्लिम लीग है, लेकिन वो मोहब्बत करता है, बुला लेता है उस कोर कमेटी में। मैंने उससे पूछा कि आप किस कॉन्फिडेंस से, मुझे एक दिन आपने पहले कहा कि भाई कुछ नहीं होगा। उसने कहा आपको पता है ना मैंने किस कॉन्फिडेंस से कहा? जो उसने कहा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो अब मैं शेख साहब मैं खोलता हूँ जरा कुछ, क्या उन्होंने इस कॉन्फिडेंस से कहा कि 25 तारीख को हुआ है, जो कुछ 25 तारीख को जुल्म और सितम हुआ है, और इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने खूनी कहा, 5 बंदे मर गए, खूनी नहीं है तो क्या है? मगर शेख साहब यहाँ बंदे 50 मर जाते। तो मैं अयूब खान के खिलाफ निकला था, वो जो टीयर गैस थी और कल ये 25 तारीख को इस्तेमाल की है, ये तो जहरीली गैस है। मेरे जैसा जो कोरोना में ऑक्सीजन पे चला गया था, वो कैसे खड़ा हो सकता है उसमें, जिसके 60% जो लेंसेज जो हैं, फेफड़े जो हैं वो रह गए हों। आपने तो कत्लो गारत का बाजार सजाया डी चौक में, और जो आपने पुलिस का रवैया इख्तियार किया, जिस तरह उन्होंने बेहूदगी की है ख्वातीन के साथ, डूब मरना चाहिए। शेख साहब अगर उसमें लानत है ऐसे लोगों पे जिन लोगों ने इस तरह ख्वातीन के साथ बेहुरमती की। मगर इस समय मसला है कि आपसे आपके बाद फौरी तौर पर वजीर दाखिला बने राना सनाउल्लाह साहब, ज़ाहिर है पहले आप थे, वो ये कह रहे हैं कि मुकदमा होना चाहिए इमरान खान के खिलाफ और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। और इमरान खान ने मान लिया कि उनके जो कारकुन थे उनके पास असलहा था, और सुप्रीम कोर्ट से खुद जाके H9 पार्क की परमिशन ली थी और डी चौक पर पहुंच गए, तो अदालत की खिलाफ वर्जी तो इमरान खान ने की। बात सुने, मुकदमा शाहजेब मुख्तसर सवाल करे ना, फिर आपका टाइम थोड़ा होता है। शेर अली कहता है कि 22 मुकदमे, सका बिनोई उसका, शहबाज शरीफ का शू पालिश का, कि 22 आदमियों को इसने कत्ल किया है, और ANF में उस पर फर्द जुर्म नहीं आयद होने देते। 15 शाती हैं उस पर मंशियात फरोशी के, और इस मुल्क में उम्र कैद के लोगों को वजीर बनाया गया है बेलों पे। आप इस मुल्क को चलने देना चाहते हैं कि या इस मुल्क में आग और खून की होली? जब फिर कहते हैं कि शेख रशीद कहता खूनी, लोग नफरत से देखते हैं, जब इनका चेहरा आता है चैनल बदल देते हैं। तो मगर शेख साहब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी इमरान खान साहब से भी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई, कि मिस कैलकुलेशन हुई है इमरान खान साहब से भी? उन्हें लग रहा था कि पूरा मुल्क निकल आएगा और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हुकूमत चली जाएगी। उन्होंने तैयारी नहीं की थी और उन्हें इस्लामाबाद आना पड़ गया। उनकी तैयारी नहीं थी इस्लामाबाद आने की, उन्हें लगता था पूरा मुल्क निकलेगा, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत गिर जाएगी। देखिए मेरे ख्याल में जितने लोग आए शाहजेब बहुत काफी थे। इतनी गर्मी में, इतनी शेलिंग में रबड़ की गोलियां चलाई, और एक अदारे के बारे में मैं बात नहीं कहना चाहता, मेरे अंडर रहा है, मैं उससे ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो ये सलूक अपनी कौम से करेगा। ये सियासी मुखालिफ ज़रूर थे, ये मुल्क दुश्मन नहीं थे, ये कौम की बेटियां और बहनें थी। और ये कौम, मेरी 3 बहनें शादीशुदा, अगली नस्ल से तीनों के घरों में रेड किया गया। क्या आज तक जिंदगी में ऐसा हुआ कि मेरी बहनें इतनी दूर दराज इलाकों में, समझे मैं वहां ठहरा हुआ हूं? कभी आज तक अयूब खान से लेके कभी ऐसा हुआ कि आपकी बहनों के घरों में रेड किया गया हो, जिनके बच्चे भी आगे शादीशुदा हों? मेरा मतलब है आप तो बदमाशी पे उतर आए हैं ना। आपने आज हमारे जो तरक्याती काम थे ढोक दलाल में, वहां पुलिस भेज के SHO गंज मंडी, मेरी तो औलाद नहीं है, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं, मैं अकेला आदमी हूं, अकेला मरूंगा। मेरा तो पता नहीं खत्म दुरूद करने वाला भी कोई होगा कि नहीं होगा। आपने बच्चियों के कॉलेजों तकों को रोका कि इससे जनाब के गंज मंडी की पुलिस भेज के, और उसको, आप कोई इंसान है? आप वो हैवान है कि आपके साथ वो सलूक होगा कि आप जा रहे हैं? मैं शाहजेब के प्रोग्राम में कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपकी हुकूमत को नहीं बचा सकती, कोई ताकत नहीं बचा सकती। आप जा रहे हैं, टाइम कितना लेंगे अभी नहीं मैं कह सकता। मगर शेख साहब, जब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बहुत महंगाई का तूफान आना है, और जो आएंगे आपके साथ वो करेंगे कि आपकी फर्द जुर्में नहीं बचेंगी। और शेख साहब, जो आएंगे आपके साथ वो सलूक करेंगे, आपकी फर्द जुर्में नहीं बचेंगी। शेख साहब, जब नजर आ रहा है कि महंगाई का तूफान आना है, लोड शेडिंग भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, बहुत इन्होंने मुश्किल फैसले करने हैं, तो बेहतर है कि इमरान खान थोड़ा सा इंतजार करें आपके ख्याल में? मगर बेहतर है कि इमरान खान थोड़ा सा इंतजार करें इस वक्त, या आपके ख्याल में फौरी तौर पर एक और लॉन्ग मार्च होना चाहिए? मैं इंटरव्यू दे रहा हूं,
शाहजेब, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, ये बातें आप इमरान खान साहब से कर सकते हैं। मैं उसके साथ हूं, मैं उसका दोस्त हूं, और मैं पाक फौज के साथ भी मेरे पहले भी तल्लुकात थे, आज भी थे, कल भी होंगे। अजीम फौज है, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूं और इसकी मैं कीमत अदा करता हूं, कर रहा हूं और करूंगा। लेकिन इनको शू पालशियों को मैं बता देना चाहता हूं, तुम्हारा बुरा वक्त है, तुम्हें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। बाकी नैब साहब की केसेस तो उठा के ले गए हैं मॉडल टाउन में। अगर कहें तो मैं घर का नंबर भी बता सकता हूं कि FIA की फाइलें। अभी FIA के प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है, मैंने खुद एक टीवी पे कहा कि हम पे प्रेशर इतना था कि आप कहें कि जनाब अली इस केस की फर्द जुर्म ना लगाई जाए। मगर इस बात को छोड़े, मैं इस वाली बात पे आ रहा हूं। शेख साहब मुझे मगर इतना बता दें, सारे कागजात ये आए अपने कागजात ठीक करने के लिए हैं और इनका कोई काम नहीं है, और ये जाएंगे और जेलों में भी जाएंगे। मेरी पेशन गोई है। मगर शेख साहब, जो निजाम आएगा इनको जेलों में दोबारा फेंकेगा। मगर शेख साहब, मसला यह है कि इमरान खान ने पहले इल्जाम लगाया था कि ये बरतानिया में 85 अरब रुपए के असासे हैं नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के, और 300 अरब के नवाज शरीफ के। वहां तो NCA में कुछ नहीं साबित किया, यहां भी पूरे 4 साल कुछ नहीं साबित किया। जब इमरान खान होते हुए नहीं कुछ साबित कर सके और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप कोई ट्रांसफर और कुछ नहीं करेंगे, तो ये क्या तब्दील कर लेंगे? इमरान खान ने क्या साबित कर लिया पूरे 4 साल में? बरतानिया से भी क्लीन चिट दिलवा दी इनको। देखिए, इमरान खान ने कोशिश बड़ी की। इस मुल्क में हर चीज बिकती है, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। देखो, सदीक चपड़ासी जो है वो क्रिस्टाइन किलर से ज्यादा मशहूर है। क्रिस्टियन किलर को लोग कम जानते हैं, सदीक चपड़ासी का नाम दुनिया में ज्यादा। मकसूद है वैसे, मकसूद चपड़ासी को लोग ज्यादा जानते हैं क्रिस्टियन किलर से। शहबाज शरीफ से ज्यादा लोग जानते हैं मसरूर को और मकसूद चपड़ासी को। और NCA की तो कीमत नहीं है ना, नेशनल क्राइम एजेंसी में क्यों नहीं साबित कर सके? किस तरह रात को बुला के देखें, साबित करना तो यहाँ गरीब बेचारा फ़ोन चोरी कर ले तो अंदर अभी तक 10-10 साल से अंदर है। ये 40-40 बिलियन के केस हों और 24-24 बिलियन के केस हों और मुल्क के वजीर आज़म बन जाएं। लानत है ऐसी जमहूरियत पे। मसला ये है, लानत है ऐसी जमहूरियत पे जिसमें चोर वजीर आज़म बन जाए और टेलीफोन चोरी करने वाला 10 साल से अंदर है, उसकी जमानत देने वाला कोई नहीं। अच्छा शेख रशीद साहब, अब इसमें मसला ये है कि प्रोसिक्यूटर को 10 अप्रैल को हो रहा है ANF में। शेख साहब, अगर प्रोसिक्यूटर को प्रोसिक्यूटिंग कराएं, ANF में क्या हो रहा है, FIA में क्या हो रहा है, नैब में क्या तरमीमें आ रही हैं, देखिए तो सही ना। मगर शेख साहब अगर 10 अप्रैल को हम गंगा नहाए हुए हैं, बाकी कौम चोर है। मगर शेख साहब, इमरान खान साहब खुद भी हैरान है कि 10 अप्रैल को तो मैं वजीर आजम था और DG FIA ने प्रोसिक्यूटर को कहा कि शहबाज शरीफ की केस की प्रोसिक्यूशन छोड़ दो, तो शहबाज शरीफ तो बने भी नहीं थे वजीर आजम। किसने दबाव डाला? पहले तो आपके अंडर थे DG FIA, आपके जाने से पहले 10 अप्रैल को इमरान खान वजीर आजम थे। मेरी अंग्रेजी के 10-20 लफ्ज दुनिया में मशहूर हैं। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस एंड एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, यू हैव टू रीच राइट टाइम। सो इन जूते पॉलिश करने वालों को, जिन्होंने जबान से चाटे जूते, गालियां देने वालों को मैं कहता था शीन निकलेगी, आप मेरा मजाक करते थे। शीन निकली है कि नहीं निकली है? सिर्फ मैं वक्त से बहुत पहले कहता हूं, मैं वक्त से पहले कह रहा हूं ये जेलों में जाएंगे। उसमें 45 दिन लग जाएं, उसमें 60 दिन लग जाएं, उसमें ये जाएंगे, अंदर जाएंगे, कलंदर आएंगे, ये अंदर जाएंगे। और जो चोर है बेशक हमारे साथ है, बेशक इनके साथ है, उसको अंदर जाना चाहिए। शेख साहब, शीन कैसे निकली है? मरियम नवाज कैंपेन करती है अहमदा शहबाज के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, अपनी पार्टी का वजीर आजम बना दिया, एक को वजीर आला बना दिया नवाज शरीफ ने, बाप बेटे को। आपके शीन निकल गई है। आपको पता है शाहजेब आपको पता है, शाहजेब आपको पता है, वो जलसा आम में कहती है कि हम छोड़ दें, हम ना करें, ये महंगाई छोड़ दें। लोगों बताओ, लोग कहते हैं छोड़ दें, उसने जाके छोड़ दी। मैं औरतों के बारे में तबसरा नहीं करता, मुझे मर्दों तक रहने दें प्लीज। मैंने कभी सियासत उनकी सियासत पे कभी कमेंट्स नहीं किए। उनकी सियासत पर आप बहरहाल कमेंट कर सकते हैं, मगर छोड़े, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? जब एक्साइज मिनिस्टर जनरल जिलानी के दौर में बने, ये डॉर्चेस्टर होटल के नीचे गाड़ियों के रंग शिनाख्त कर रहे थे। शेख साहब, आपने कहा ना इदारे भूलते नहीं कर रहे थे। शेख साहब, आपने कहा ना इदारे भूलते नहीं है, इन्होंने जो जो बातें कही इदारों को याद है, मगर सर इदारे ये भूल जाएंगे कि मीर जाफर कहा था इदारे के सिपह सालार को? देखिए, कहने के अंदाज में और समझने के अंदाज में अब आप ऐसी गोली डाल रहे हैं। मैं वहां मौजूद हूं, मेरी जितनी आवाज है वो पाक फौज के लिए है। मैं पाक फौज को अजीम समझता हूं,
लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं ऐसे इम्तहान के वक्त में इमरान खान को छोड़ सकता हूँ तो ये उसकी भूल है। वो कल अच्छी जगह आ जाए, मेरी अपनी पार्टी है, 1 वोट की मैं कलम दुआत पे इलेक्शन लड़ता हूँ, 16 दफ़ा वज़ीर बनाऊँ और कलम दुआत पे ही बनाऊँ, कभी आगे पीछे हो जाए निशान तो हो जाए। मैं तो सिर्फ अल्लाह का मोहताज हूँ, अगर किसी की गैबत की है, बुराई की है, अल्लाह माफ़ कर दे। मैं इनसे मुल्क चलता हुआ नहीं देख सकता। ये मुल्क के साथ गुनाह किया जिसने भी किया है, इन जैसे लोगों को, चोरों को दोबारा ला के। तो शेख साहब फिर मैं उसी में पूछ रहा हूँ कि आपकी जब मुलाकात हुई है, आप भी समझ रहे हैं कि फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च हो, या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत को टाइम दिए खुद ही गिर जाएंगे, इनसे नहीं चलेगी हुकूमत, या खुद ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे, खुद ही ऐलान करना पड़ेगा इन इलेक्शन का? लेकिन फौरी तौर पे का मतलब ये तो नहीं कि कल लॉन्ग मार्च कर दे। उसने कुछ ना कुछ तो उसके ज़हन में सोचा होगा। उसने ज़ाहिर है मुझसे भी डेट पूछी होगी, उसने कोर कमेटी में मुझसे भी डेट पूछी है, लेकिन मैं आपसे शेयर तो नहीं कर सकता ना। मगर क्या उन्होंने आपसे ये कहा कि शेख रशीद ना, मैं इतना बोला तो नहीं क्या? शेख साहब ज़ाहिर आपने जैसे मीडिया पे भी आके बताया कि आपको 2 दफ़ा कोरोना हुआ है, आपकी अपनी तबीयत ऐसी नहीं थी कि आप वहाँ पर रुकते, मगर उन्होंने आपसे ये शिकायत की कि पिंडी से भी लोग नहीं आए, क्योंकि सुना है उन्हें बहुत नाराज़ हैं बहुत सारे लोगों से कि लोग ही नहीं लेके आए, पंजाब से लोग नहीं निकले। जिससे होंगे नाराज़ होंगे उससे होंगे, मुझसे तो नाराज़ नहीं है। ज़ाहिर है मैं भी कंटेनर पे आ सकता था। मैंने 3 बजे राना सनाउल्लाह को कहा था, मैं 2:45 बजे पहुंचा। मैंने 28 अक्टूबर को भी कहा था 3 बजे पहुंचूंगा, मैं 3 बजे पहुंचा। मेरी तीनों बहनों के घर पहली दफ़ा रेड हुआ है राना सनाउल्लाह, ये याद रखना। मेरी बहनों का सियासत से कोई तल्लक नहीं, वो दुकानदारों के साथ बेचारों के साथ ब्याही हुई हैं। वो सुबह दुकानें खोलते हैं अपने अपने शहर में। आपने मेरी बहनों के घरों में रेड किए हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक हद होती है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। आप मुझे गोली मरवा देते। मैंने आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई है थाना कौसार में, क्योंकि आप उजरती कातिल हैं। आपकी शक्ल देखे राना सनाउल्लाह की। इसको लाए इसलिए गए हैं कि इससे दहशत क्रिएट की जाए, ताकि शरीफ आदमी घर दुबक के बैठ जाए। मुझसे बिल्कुल, मैं 8 बजे तक जहाँ था वहाँ था। मैं 7 दिन अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, मैं ऑक्सीजन पे था। आप सब लोगों को पता है। लोग तो मैंने तो लोगों से माफ़ी के पैगाम भी भेज दिए थे कि मुझे माफ़ कर दें, शायद मेरा आखिरी वक्त है। लेकिन मैं अपने वक्त पे जहाँ मैंने पहुँचना था मैं पहुँचा, और इतनी मेरी ड्यूटी है। मैं PTI में नहीं हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। मगर PTI के फैसले PTI करती है। मगर इमरान खान साहब की अब उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर जगह मुख्तस कर दी, क्योंकि पिछली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने दी गारंटी H9 पार्क का कहा, मगर वो डी चौक पहुँच गए। अब वो कहें जगह मुख्तस हो गई है, इसी जगह पर आप जाएंगे, तो क्या इमरान खान मान जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी चाहिए। और मैंने तो फैसल चौक तक का कहा था, क्योंकि जो चौक ये रख रहे थे वो तो वैसे ही थका हुआ था। रिंग पिस्टन उस चौक के बैठे हुए थे, और गन कबाड़ और सफाई किसने करनी थी? देखें, इन्होंने ये बाबू पार्टी थी तहरीक इंसाफ, इसको जुर्रत वाली पार्टी बना दिया। तहरीक इंसाफ जो थी ये कंप्यूटर की पार्टी थी, ये मोबाइल फ़ोन की पार्टी थी, ये ईमेल की, और वो क्या होता है जो सोशल मीडिया, जो मैं आजकल ट्वीट सुबह रोज़ कर रहा हूँ खुद भी, ये पार्टी थी। इस पार्टी को इन्होंने जुर्रत दे दी है कि इन्होंने रेंजर्स के सामने खड़े होकर मार खाई है, और रेंजर्स अपनी रेंजर से, और जिस रेंजर्स ने जो सलूक और जिस वहशतनाक किस्म की आंसू गैस फेंकी है, मैं बॉस से इसके बारे में शिकायत करने के लिए, जिस दिन मेरी मुलाकात हुई, रेंजर्स का ये काम नहीं था, पुलिस करती। रेंजर्स का एक मुकाम और नाम है, उसको अपने नाम पर धब्बा नहीं आने देना चाहिए। रेंजर्स का रोल जो है, मैं समझता हूँ कि वो मेरे नज़दीक सवालिया निशान है। सर, बॉस से आपने अभी तक नहीं की शिकायत? नंबर तो खुला हुआ है ना, ब्लॉक तो नहीं है? मेरा नंबर तो खुला है बॉस, तो मेरा नंबर कॉलेज से खुला है। जब मैं बहुत सीनियर हॉस्टल में था और वो दाखिल हुए थे, और वो इस्लामी जमीयत तलबा के सपोर्टरों में से थे, और मैं MSF का सदर था। लेकिन मैं रिटायर होने के बाद भी हॉस्टल में रहता था, वो तो मेरे बहुत देर बाद है। लेकिन मेरा नंबर बंद नहीं है, मेरा नंबर सबके लिए खुला है। वैसे तो आपने इस सब के दरमियान भी बॉस से नहीं बात की, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो नंबर ब्लॉक किया हुआ था, मगर आप एक दफ़ा बनीगाला में मिले थे और कि वो नंबर ब्लॉक किए हुए थे, बट आपकी तो बात चल रही थी। फिर क्या हुआ कि राब्ता मुनक़ता हो गया, क्या हुआ? लेकिन मुझे खान ने कहा था कि मैं ना जाऊँ, मुझे खान ने कहा था मैं ना जाऊँ, मैं नहीं गया। मैं जा सकता हूँ उनके घर किसी वक्त भी, मेरे साथ उनके तल्लकात, लेकिन मुझे इमरान खान ने ख़ास तौर पर कहा था कि आपने नहीं जाना। फ़ोन पे भी बात नहीं हुई? मैं किसी के एतबार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता।
तो फ़ोन पे भी आपकी बातचीत नहीं हुई? कोई मैसेजेस, फ़ोन पे बात कुछ नहीं हुआ बॉस से? देखें फ़ोन शोन तो देखें ना, फ़ोन तो है ही इसीलिए कि हेलो आए। अब आप अपनी ख़बर बनाने के लिए, मैंने आपको कहा कि मेरे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मेरे तल्लुकात ख़राब नहीं हैं, लेकिन मैं उनके घर नहीं गया, मिलने नहीं गया, दफ्तर नहीं गया, क्योंकि ख़ान ने मुझे ख़ास तौर पर 2 दफ़ा कहा, शेख रशीद जो लोग हैं बीच में बात कर रहे हैं वो करते रहें, आप अपनी जगह पे रहें। मैं अपनी जगह पे रहा। मुझे हालांकि मुझे सारा कुछ पता है कि क्या बातचीत हुई, कैसे नहीं हुई, कहाँ रुकी, कहाँ चली। मैं अब भी सबसे बाखबर आदमी हूँ, इसलिए इस हुकूमत को कह रहा हूँ कि आपके दिन भी गिने हुए हैं। जब मैं इमरान खान साहब को कहता था कि हम जा रहे हैं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैं कहता था नून से शीन निकल रही है 1 साल पहले, तो लोग कह रहे थे जी कहाँ ये शीन क्या है, तो खान साहब बुलाए ना नून को, आ जाए पाकिस्तान में। शेख साहब, नून लीग ये कहती है कि हमने हुकूमत में असेंबलियाँ तहलील करने का और इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया था 1 जुम्मे पहले, और आप भी कह रहे थे कि पिंडी में तो बाकायदा तौर पर इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यू हो रहे हैं, मगर वो कहते हैं उसके बाद जब इमरान खान ने अनाउंस कर दिया कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, तो फिर हमने अपना फैसला बदला इत्यादियों के साथ मिलकर कि फिर के वरना लगेगा कि हम इमरान खान के दबाव में जा रहे हैं। क्या इमरान खान साहब जल्दी कर गए? तारीख अनाउंस करने में बेहतर था कि लॉन्ग मार्च का थ्रेट रखते? ये बात पूछी जी, मैंने इमरान खान से बात पूछी, ज़ाहिर है उसके पास भी इतलात है ना। इमरान खान इतना आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, वो भी इमरान खान है। सो उसके पास ऐसी इतलात थी, उसका ख्याल था कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। जो जुमला उसने बोला मैं कौम के सामने शिरक कर रहा हूँ, उसका इतलात थी कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और ऐसी बात नहीं होनी। इन्होंने IMF के इनसे दस्तखत करवाने हैं, दूसरी किस्तें भी करवाने हैं और फिर आगे बात चलनी है, जो कुछ भी चलनी है। दस्तखत इनसे करवाने थे उन्होंने। ऐसा और खान साहब कहते हैं मुझसे बहुत वादे तोड़े गए हैं, आप भी को भी लगता है? ये भी हो सकता है कि बजट भी 10 तारीख को इनसे दिलवा दें। तो देखें जो उसने मुझे कहा मैंने कह दिया। उसने कहा कि अगर हमें इलेक्शन ही इतनी जल्दी कराने थे तो हमें निकाला ही क्यों था। वो इतना बोला है कि उसे पता हो कि 1 महीना पहले उसको निकाला गया है और 1 महीना पहले उसे कहेंगे कि आ जा, आज तुझे डेट देते हैं। और इस वक्त देखें ना, वो शख्स दुनिया का अहमक तरीन आदमी था अमेरिका में या साम्राज्य में, जिसने ये मरासला बनाया और इमरान खान को हीरो बना दिया। आज गली गली घर घर में, हर घर में इमरान खान है। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, किसी को गलतफहमी, मैं और जुमला बोलता हूं, किसी मकतबा फिक्र को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हर घर में इमरान खान घुस चुका है और इस वक्त तो इलेक्शन आपको झाड़ू फेर देगा वो, और आपको पता है इसलिए आप नहीं करवाएंगे इन दिनों में। तो शेख साहब अभी बाई इलेक्शन होने हैं, इसलिए वो कहता है कि मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा। तो शेख साहब बाई इलेक्शन होने हैं और इमरान खान साहब असेंबली में तो नहीं आ रहे, फिर वो मगर अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए अपने अराकीन को असेंबली में भी नहीं आने दे रहे। चीज होती है बाई इलेक्शन और चीज होती है शाहजेब, बाई इलेक्शन और चीज होती है। बाई इलेक्शन को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं जनरल इलेक्शन की बात करता हूँ। मैं इमरान खान के जलसों में था, मैं जज्बात को, मैं अताउल्लाह शाह बुखारी साहब के वक्त का और शुरुश कश्मीरी के वक्त का सियासी वर्कर हूँ, और बादशाह खान के वक्त और वली खान के वक्त और इन सब लोगों के साथ मैंने सियासत की है, ज़हुरुल्लाह और ख्वाजा सफदर के साथ। मैं लोगों की आंखों की चमक और लोगों के आंखों में अंगारे और बारूद को पढ़ सकता हूँ जो मैंने जलसों में पढ़ा है। मैं ज़िमनी इलेक्शनों की बात नहीं कर रहा, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। आज अगर जनरल इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता, ये अपोजिशन को भी समझ आए, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इलेक्शन लंबे जाएं और ये इमरान खान को समझ आए कि मैं ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लग सकता। तो शेख साहब इलेक्शन फिर लंबे ही जाएंगे, फिर कैसे जल्दी हो जाएंगे? जो कुछ भी होगा, ये बात तो नहीं मैं शेयर कर सकता, मैं तो कुछ भी होता देख सकता हूँ। सब कुछ भी क्या मतलब? डेमोक्रेसी तो इनको मैं इनकी हुकूमत खत्म होती देख रहा हूँ और इनको जेलों में जाते हुए देख रहा हूँ। और कुछ भी हो सकता है। और इमरान खान को कहाँ देख रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। का मतलब समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, मैं बेवकूफ़ों का लीडर नहीं हूँ। बेवकूफ़ों के लीडर से ये बहुत सारे प्रोग्रामों में शेख साहब ये जेल में, इनको जेल में जाता देख रहे हैं, तो इमरान खान को कहाँ जाता देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन है जी, इनको जेल में जाता देख रहे हैं तो इमरान खान को कहाँ जाता? मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो आपसे शेयर नहीं कर सकता,
मैं जो कुछ देख रहा हूं वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। मैं ये देख रहा हूं कि ये हुकूमत जाएगी और ये जेलों में जाएंगे। तो शेख साहब, मगर मसला ये ना, मैं सवाल को खोल देता हूं। आप मुझसे पूछें या शेख साहब, जब आर्मी चीफ ने अपने जाने का कह दिया हो और उसके 3-4 महीने बाकी हो तो मार्शल लॉ तो आएगा नहीं। लफ्जों में ये तो और क्या होगा इस मुल्क में? मार्शल लॉ तो नहीं आएगा ना। आर्मी चीफ के 3-4 महीने रह गए हैं। आइन में बड़ी गुंजाइशें हैं, आइन में बड़ी गुंजाइशें हैं। निगरान हुकूमतें टेक्नोक्रेट भी हो सकती हैं। शेख साहब, वो तो उस वक्त होता है ना जब ये मुश्किल फैसला ना करते। अभी इन्होंने पेट्रोल डीजल बढ़ा के फैसला कर लिया है, बजट देने का भी फैसला कर लिया है, तो अब थोड़ी जाएंगे ये ना करते फैसला, फिर आती टेक्नोक्रेट। फैसला नहीं किया हुआ, इनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं किसी टेक्नोक्रेट की बात नहीं कर रहा। मैंने आपको ये बात की है, इन्होंने जाना है। मुल्क इनसे नहीं चलना। गैर मकबूल क़यादत जो है मुल्क को डुबोएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल निगरान हुकूमत तो आएगी। जो कुछ भी होगा ये जाएंगे, और उसमें निगरान हुकूमत में टेक्नोक्रेट लोग भी लिए जा सकते हैं। 90 दिन के लिए आइन भी इसकी इजाज़त देता है। उसका टाइम बढ़ाया भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर। शेख साहब, फिर मुझे ये बता दें, आप असेंबलियों में वापस जाने के हामी हैं या इस्तीफों के हामी हैं? मुझे जो इमरान खान कहेगा मैं वो करूंगा। मरीम नवाज ने आज कहा है कि इमरान खान, मेरी तो एक सीट है, अपनी सीट है मेरी। इमरान खान, मेरी अपनी सीट है। मैं हमेशा किसी के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, किसी को अप्लाई नहीं किया। मेरी अपनी सीट है, लेकिन एक सीट मामूली चीज़ है। 16 दफ़ा वजीर बनकर मैंने कौन सी तलवारें चला ली। एक मैं नाला लई 36 साल में नहीं, 50 साल से मैं सियासत में हूँ, चीख रहा हूँ। एक मैं नाला लई नहीं बनवा सका इस मुल्क में गरीब के लिए। और एक मैं कॉलेज आखिरी स्टेज पे था, वहाँ इन्होंने पुलिस भेज दी है बदमाशों, चोरों और डाकुओं ने। मैं इनको छोड़ूंगा? मैं नहीं छोड़ूंगा। मरीम नवाज साहब यही कहती हैं कि इस वक्त भी इमरान खान इसलिए बेचैन है कि अक्टूबर नवंबर गुजर जाएगा और अक्टूबर नवंबर में उनका प्लान जो है वो ख़राब हो जाएगा। जो चाहते थे किसी को लगाना और फिर सारा अगला इलेक्शन मैनिपुलेट करना, मैनेज करना, वो सारा का सारा ख़राब हो गया। ये उनकी भूल है। अगर ये समझते हैं कि वो उस शख्स को लगाना चाहते थे तो मैं इस पर भी इत्तफाक नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा कि मैं ख्वातीन को जवाब नहीं देता, उन पर क्रिटिसाइज़ नहीं करता। जो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान उसको लाना चाह रहे थे, तो ये भी बात आज मैं आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ गलत है। उन्हीं को रखना चाह रहे थे ना DGISI, तो फिर आर्मी चीफ नहीं बनाना था। नवंबर के महीने में ये कहना चाहते हैं, अगर आप नवंबर के महीने में ये कहना चाहते हैं कि वो उनको बनाना चाहते थे, तो ये बात गलत है। मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, इतलात पर मबनी आपको ये बात कह रहा हूँ। तो शेख साहब, जिस शख्स को वो 3-4 महीने पहले आर्मी चीफ DGISI के ओहदे से हटाने को तैयार नहीं थे, आर्मी चीफ ना बनाते। आपको इतलात पर मबनी ये बात कह रहा हूँ कि वो उसको नहीं बनाना चाहते थे। शेख साहब, आप कह रहे हैं तो मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो फिर कि उनको नहीं बनाना चाहते थे, तो फिर शेख साहब इख्तलाफात क्यों हो गए? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। शेख साहब, फिर इख्तलाफात क्यों हो गए? उसकी बहुत सारी वजह थी। बहुत दिनों से ये चल रहा था काम। सिर्फ एक वजह, इशू ये नहीं था। तो क्या था? सिर्फ एक इशू ये नहीं था, और भी बहुत मैं सारी बातें तो नहीं, इतना भी ना बोला मुझे, समझो यार शाहजेब। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। क्यों हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है और वो आवाम के लिए भी मुश्किल वक्त होगा, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं ब्रेक के बाद। नून लीग और इत्तेहादियों ने अगस्त 2023 तक मुद्दत पूरी करने का फैसला तो कर लिया है, मगर इस इत्तेहादी हुकूमत को इंतहाई मुश्किल फैसले करना होंगे, क्योंकि अगर फैसले ना किए तो IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, और अगर प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के खतरात पैदा हो जाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने महज $10.8 अरब के ज़खायर छोड़े थे, जो अब $10 अरब हैं, और इसमें से भी $3 अरब सऊदी अरब ने शर्त पर गुज़िश्ता हुकूमत को दिए थे कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहेगा, वरना पैसे वापस निकलवा लिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी यही शर्त रख दी है। इसलिए अगर अगस्त 2023 तक हुकूमत करनी है तो IMF प्रोग्राम की बहाली ज़रूरी है, और प्रोग्राम की बहाली के लिए मज़ीद मुश्किल फैसले ज़रूरी हैं, जिससे महंगाई का तूफान आएगा और हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ लोड शेडिंग में बेपनाह इजाफा हो चुका है और हुकूमत के मुताबिक ईंधन का इंतजाम नहीं है, और इस हवाले से भी हुकूमत की कोई सिमत नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर 30-30 रुपये फी लीटर का इजाफा कर चुकी है, मगर अब भी पेट्रोल पर 17 रुपये फी लीटर और डीजल पर 56 रुपये फी लीटर की सब्सिडी है, यानी तेल की कीमतों में मजीद इजाफा करना होगा। दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें $120 से तजावुज़ कर गई हैं। पाकिस्तान की करेंसी हालिया दिनों में मजीद गिर गई है, यानी इस वजह से भी ज़्यादा इजाफा करना होगा, और वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल इसका वाज़ेह इशारा भी दे चुके हैं। दूसरी तरफ द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत को 7 से 7.5 रुपये बिजली की कीमतों में बेस टैरिफ की मद में इजाफा करना होगा,
और ये इजाफा अगले 2 से 3 हफ्तों में होगा और इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। इस वक्त बिजली की औसत कीमत 16 रुपए 64 पैसे फी यूनिट है, जो बढ़कर 24 रुपए 14 पैसे फी यूनिट कर दी जाएगी। यानी हुकूमत इस वक्त 35 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी हर महीना इस मद में दे रही है, जो भी खत्म करना होगी। और IMF प्रोग्राम की बहाली और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत को इंतहाई मुश्किल इकदाम लेना होंगे, जो इंतहाई गैर मकबूल होंगे, जो बहुत महंगाई लाएंगे। और सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत इतने मुश्किल इकदाम उठा सकेगी और ऐसी सूरत में इत्तेहादियों पर मुश्तमिल हुकूमत में तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे या इन मुश्किल फैसलों का बोझ नहीं उठा पाएंगे। आमतौर पर हुकूमतें गैर मकबूल फैसले अपने पहले साल में लेती हैं और आखिरी साल में इलेक्शन को मद्देनजर रखकर अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देती हैं, मगर इस हुकूमत का पहला साल ही इस हुकूमत का आखिरी साल भी है। तो कैसे नून लीग और इत्तेहादी ये मुश्किल फैसले कर पाएंगे? महंगाई इस माली साल के इब्तिदाई 10 माह में पहले ही 11% को पहुंच चुकी है। सिर्फ मई के महीने में 14.5% की तवक्को है और आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक जून की महंगाई में 1.2% का इजाफा तो गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपए इजाफे की वजह से ही होगा और गंदम की फसल टारगेट से कम होने की वजह से भी महंगाई में इजाफे का दबाव बरकरार रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा करके सब्सिडी खत्म कर देती है तो जून में महंगाई 18% पर पहुंच जाएगी और अगर हालिया सतह पर कीमतें बरकरार रखती है तो जून में महंगाई 16% रहेगी और सितंबर के महीने तक महंगाई की सतह इसी तरह बुलंद रहने के खदशात हैं। अगर हालिया कीमतों पर हुकूमत गंदम दरामद करती है तो बगैर किसी ड्यूटी और टैक्सेस के दरामदशुदा गंदम ही 85 रुपए फी किलो की पड़ेगी, क्योंकि गंदम की कीमतें भी हालिया दिनों में रूस यूक्रेन जंग के बाद $425 फी टन की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस माली साल में पाकिस्तान 2.8 अरब डॉलर्स का पाम ऑयल दरामद कर चुका है और इसकी कीमत भी बैनुल-अक़वामी मार्केट में 72% बढ़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा महंगाई की वजह से स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद इजाफा कर सकता है, जो पहले ही 14.25% की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि इमरान खान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस हुकूमत को तो अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश करके लाया है, मगर फिर गुज़िश्ता रोज़ ये भी कह दिया कि IMF अमेरिका के कंट्रोल में है और उसने ने दबाव डालकर ये इजाफा कराया है। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है क्योंकि इनको हुक्म मिला IMF से। IMF के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई। मगर अगर इस हुकूमत को इमरान खान के दावे के मुताबिक अमेरिका लाया है तो IMF के जरिए इस हुकूमत को रिलीफ क्यों नहीं दे रहा है? क्यों IMF हुकूमत से सख्त शराइत पर अमल दरामद करा रही है? क्योंकि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन भी इमरान खान की हुकूमत में IMF के इसी सख्त रवैये और उसके तहत सख्त फैसलों की बात करते थे। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं, तो जाना पड़ा। जब जाना पड़ा उधर तो उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप 1, 2, 3 चीज़ें करें। आप अपने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, आप करेंसी को ज़्यादा डिवैल्यू करें और जो टैरिफ वगैरह है वो बढ़ाएं। फ्रंट लोड कर दिया। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे। हमने $500 मिलियन लिए थे तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स या एग्जम्पशंस कम करेंगे, 4 रुपए 95 पैसे के टैरिफ बढ़ाएंगे। काफी हद तक इस पे बहुत बहस हुई। बहस इसलिए हुई कि उन्होंने कहा ये तो भाईजान आपने पैसे ले लिए और हमने अपने बोर्ड से ये सारा अप्रूवल करवाया हुआ है। हम अपने बोर्ड के पास कैसे जाएंगे कि जनाब वो तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार ही नहीं है। पॉलिसी जो डिसीजन आपने हमारे साथ एग्री किए थे आपने उनको इम्प्लीमेंट करना। ये कई चीजें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही है। एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त जियो पोलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ। और फिर शौकत तरीन हमारे प्रोग्राम में फरवरी में कह चुके हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मसनूई तौर पर नीचे नहीं रख सकते, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, PDL में भी कमी की, सेल्स टैक्स भी आपने बहुत कम कर दिया है। तो ये ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो पॉपुलिस्ट है डिसीजन, मगर क्या इकोनॉमिकली प्रूडेंट भी है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के इकदाम की वजह से इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगी तो हमें नज़र आ रहा है कि 7 माह में आपने टैक्स तो अच्छा जमा किया है मगर दिसंबर और जनवरी का टारगेट नहीं पूरा किया है। तो किस तरीके से आने वाले दिनों में आप टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे? आपकी बात जो है ना उसमें वजन है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।